Recording in progress. लास्ट में कल हम लोग इंड्यूस्ड फिट थ्योरी देख रहे थे, इसको कंप्लीट कर लेते। मेन इंपॉर्टेंट क्या है इस थ्योरी का कहना है कि एक एंजाइम के पास दो साइट है जिसमें एक्टिव साइट पे दो ग्रुप है, एक बटरेसिंग ग्रुप है, दूसरा कैटालिटिक ग्रुप है। बटरेसिंग मतलब जो पहले आके ज्वाइन करा है, सबस्ट्रेट के ज्वाइन करने के बाद वो कैटालिटिक ग्रुप को एक्टिव कर, तो बटरेसिंग जो ज्वाइनिंग करा है। कैटालिटिक मतलब जो कैटालिसिस करेगा वो पर्टिकुलर ग्रुप जो एक्टिव साइट की टेंडेंसी है। कैटालिटिक एक्टिविटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव साइट इन प्रोटीन्स इन एंजाइम्स। तो एक उसने क्या कर दिया इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, बटरेसिंग ग्रुप बना दिया और एक कैटालिटिक ग्रुप बनाया, कहाँ पे, सेम एक्टिव साइट। ओके, so buttressing group is meant for the able to weaken the bonds of reactant by electrophilic and nucleophilic forces. ये मैंने कल बोला था, ये आप नोट डाउन कर लेना, आपको दो रिएक्शंस पढ़नी होंगी। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन मतलब इसमें कई सारे रिएक्शंस आएंगे, SN1, SN2, SN3। न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, फिलिक वर्ड जैसे मैंने बता रखा है ना, लविंग, ऐसे रिएक्शन जो न्यूक्लियस से रिलेटेड रहेगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेगा, तो उस पर डिपेंडेंट होंगे, शो करेंगे रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक लविंग, इस तरीके के रिएक्शन हो, पूरी मैकेनिज्म रहेगी इसको आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसी का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। रिएक्टेंट्स की बॉन्ड्स को वीक कर रहा है, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हो जाए या तो इलेक्ट्रोफिलिक हो जाए। या तो इलेक्ट्रॉन लविंग रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन के रोटेशन से वहां पे शेयरिंग से या डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म से हो जाए। तो इन दो फोर्सेस को उसने इंटरचेंज कर, और ये केमिकल बॉन्ड है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो वो वहां पे उनका कन्फर्मेशन चेंज होगा मॉलिक्यूल। बोथ बटरेसिंग एंड कैटालिटिक ग्रुप्स आर नॉर्मली एट अ डिस्टेंस, आसपास थोड़े ही, ये नहीं कि एक्टिव साइट है ग्रुप है तो एकदम अगल बगल नहीं हो सकते क्योंकि इसका इफेक्ट इसको पड़ेगा, ये कहते हैं। तो बटरेसिंग ग्रुप सिग्नल देगा, फॉर्मेशन कंफर्मेशन चेंज करेगा, तो देयर माइट बी सम डिस्टेंसेस के बीच में कुछ डिस्टेंस रहना चाहिए। When substrate comes in contact, और ये डिस्टेंस इसलिए भी चाहिए क्योंकि सबस्ट्रेट आएगा तो सबस्ट्रेट को जुड़ने के लिए जगह चाहिए। अगर इसी के जस्ट पास में कैटालिटिक होगा तो हो सकता है इसकी साइड चेन कैटालिटिक से भी एक्टिविटी कर जाए। तो इसलिए ये थ्योरी ये कहती है कि देयर इज टू पॉइंट बटरेसिंग एंड कैटालिट पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट रेगुलर इंटरवल, एक नॉर्मल डिस्टेंस। When substrate comes in contact with the buttressing group, the active site of an enzyme undergoes conformational change. कैसे? Weakening, ये bonds, ये reactions जो हो रहे हैं उसकी वजह से वहां पे एक change हो जाएगा, to bring the catalytic group opposite the surface bonds to be broken. अब वहां पे कुछ changes ऐसे होंगे कि जैसे जैसे सपोज ये आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे कैटालिटिक ग्रुप था और यहाँ पे बाइंडिंग, इसने कुछ कंफर्मेशन ऐसा चेंज किया कि कैटालिटिक ग्रुप सबस्ट्रेट के पास आ जाए, कि बटरेसिंग को ऑलरेडी बाइंड करके रखा है, यहाँ पे इन दो बॉन्डिंग, ठीक है। तो दिस इज नोन एज कंफर्मेशनल चेंज। आप पोजीशंस, आप कंफर्मेशन, आप फॉर्मूला नहीं चेंज कर रहे हो, लेकिन जैसे जैसे अभी मैंने बताया, आपकी हथेली पूरी पाम आपने खोल रखी, फिर आप फोल्ड कर रहे हो, तो है तो वो हाथ की हथेली, पैर आप खड़े हो गए तो पूरा स्ट्रेट है, आप नी को बेंड करके बैठे हो, है तो वो पैर ही, पैर का पोजीशन, पैर का कंफर्मेशन चेंज। इसी तरीके से यहाँ पे एक्टिव साइट है, लेकिन एक्टिव साइट रोटेट करके सबस्ट्रेट के पास है, कैटालिटिक साइट वाला पोर्शन, तो सबस्ट्रेट और कैटालिटिक साइट एक पास पहुंचे। ओके, अब ये क्या कह रहा है कि एक्टिव साइट है, सबस्ट्रेट इंड्यूस हुआ, अब यहाँ पे उसने दो साइट नहीं दिखा दिया, लेकिन जस्ट वो कह रहा है कि कुछ कंफर्मेशन चेंज। लॉकेंड की क्या कह रहा था, अगर इसका शेप ऐसा है तो एंजाइम के अंदर भी इसी तरीके का ट्रायंगुलर शेप आपको दिखेगा फिट करने, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, इसने अंदर तो एंटर कर दिया, अब एंटर किया तो ये जहाँ पे बाइंड किया वहां सबस्ट्रेट पॉइंट का बटरेसिंग बाइंडिंग हो गई, इसकी वजह से इसने ये वाला जो शेप है इसको चेंज कर दिया, ये चेंज होके कंफर्मेशन चेंज ऐसे से ऐसे हो गया। ओके, तो जब ये ऐसे था तो ये डिस्टेंस पे था, सबस्ट्रेट से दूर था, जैसे ये ऐसा होगा कि सबस्ट्रेट के पास आ गया।
हो गई कैटालिटिक साइट बाइंड। तो ये क्या हो गया, इंड्यूस एंड फिट। इंड्यूस और फिट में conformational changes in active site is reported, which is induced by the binding of substrate itself। पहले substrate bind करेगा और उसके बाद वो इंड्यूस करेगा, साइज को, शेप को चेंज कर देगा, एंड देन कैटालिटिक होगी। इज इट क्लियर? कैटालिटिक एक्टिविटी होगी तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग, एंजाइम अपने रास्ते। ठीक है बेटा, तो ये तो दोनों हो गए पेयरिंग। फिर से देखो एक और इमेज, इंड्यूस हुआ, ये सबस्ट्रेट जाएगा इस साइट पे जहां पे भी इसकी बाइंडिंग साइट है, बटरेसिंग साइट, उसके अकॉर्डिंग इसने एंजाइम को मॉडिफाई कर दिया। अब एंजाइम ने इसको अपने अंदर फिट कर दिया, फिर रिएक्शन चलेगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर एनसीईआरटी में आ जाओ वापस, हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग्स अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन। ओके, कई सारी चीजें ऑलरेडी आपको कवर हो गई है थ्योरी में, अब जस्ट आप पॉइंट को पढ़ो और देखो वो समझ में आ रहा है या नहीं। टू अंडरस्टैंड दिस, कि कैसे एंजाइम इतना हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन कर रहा है, तो अंडरस्टैंड, इसको समझने के लिए हमें स्टडी करने पड़ेगा एंजाइम को लिटिल मोर। आपको ज्यादा ही कर चुके हो, 4 लेक्चर एंजाइम वाले, ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एन एक्टिव साइट। मिला है आपको आइडिया, एक्टिव साइट होते हैं, प्रोटीन में फोल्डिंग होगा, फोल्डिंग से जूस बना है, कुछ वहाँ पे फंक्शनल P225 अमाइनो एसिड हो सकते हैं जिनकी वजह से वो एक एक्टिव साइट को फॉर्म किया हो। ओके, द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन, आप मेटाबॉलिक रिएक्शन की बात कर रहे हो या आप केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं, एक ही बात। केमिकल रिएक्शन इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्लियर बेटा, तो एक ही बात है, refers to a reaction, उसी को आप क्या कह रहे हो, reaction। okay, the chemical which is converted into a product is called a substrate, S से डिनोट किया, कई बार देखिए ये भी, जिसमें रिएक्शन होना है वो केमिकल क्या है, सबस्ट्रेट। क्लियर? रिएक्टेंट, अगर आप केमिकल रिएक्शन के टर्मिनोलॉजी में बोलोगे तो इट इज रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इज सबस्ट्रेट, एंड प्रोडक्ट को तो वहां पे भी प्रोडक्ट ही बोलते हैं। Hence, enzymes, that is proteins with three-dimensional structure, including an active site, convert a substrate into a product। यही हम देख रहे थे, E plus S forms ES complex, irreversible होता है, रिलीज भी हो सकता है। प्रोसेस आगे बढ़ी तो EP कॉम्प्लेक्स बढ़ेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा लेकिन एंजाइम के साथ बाइंड रहेगा। अब ये आगे ई को पी से रिलीज होना होगा, प्रोडक्ट आगे अपने मैकेनिज्म में, एंजाइम फिर से फ्री हो गया दूसरे सबस्ट्रेट के लिए क्योंकि ये स्पेसिफिक है। क्लियर है? यही कह रहा है कि इनटू अ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया तो सिंबॉलिकली दिस कैन बी डिपिक्टेड एज S इज इक्वल टू S टेंड्स टू गिव्स राइज टू P इन प्रेजेंस ऑफ E, और आप लिख लो। ओके, it is now understood that the substrate has to bind the enzyme at its active sites within a given cleft or pocket। ठीक है, बार बार देख रहे हैं कि वहां पे कुछ क्लेफ्ट्स हैं, कुछ ग्रूव्स हैं जिसमें वो जाके फिट हो रहा है। The substrate has to diffuse towards the active site। डिफ्यूज मतलब मूव करना और उसमें समा जाना, ठीक है, उसके साथ बाइंडिंग बनाना। तो सबस्ट्रेट पूरे के पूरे एंजाइम सरफेस से डिफ्यूज नहीं हो रहा है, सबस्ट्रेट सिर्फ और सिर्फ एक्टिव साइट पे जाके डिफ्यूज हुआ है। सिर्फ क्लियर आ गया? There is thus an obligatory information of an ES complex। obligatory means क्या होता है? ये टर्म आपको बार बार आएगा, अभी एनिमल किंगडम में, प्लांट किंगडम में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको आता रहेगा, प्लांट से फंजाई सब जगह पढ़ोगे तो कई चीजें आएंगी ऑब्लिगेटरी, कुछ आएंगी फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव मतलब ऑप्शन है, ऑप्शनल है, करो या ना करो। क्लियर है? जैसे यूग्लिना का नाम सुना, लीना सुनो,
यूग्लिना फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है और हेटेरोट्रॉपिक भी है। तो लाइट अगर प्रेजेंट होगा तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, लाइट नहीं है तो वो किसी को कैप्चर करके भी इंगल्फ कर सकता है। समझ में आई बात? वो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? फैकल्टेटिव, ऑटोट्रॉफिक, फैकल्टेटिव, हेटेरोट्रॉफिक ऑप्शन है। ठीक है, तुम्हें जैसे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे वहां पे एडिशनल सब्जेक्ट के, तो वो ऑप्शन हो जाए। मैथ ले लो, बायो ले लो, दैट इज ऑप्शन। कंपल्सरी कि इंग्लिश आपको सबको पढ़ना होगा तो शायद इंग्लिश कंपल्सरी हो, फिर 12th में इंग्लिश पढ़ना ही, तो दैट इज कंपल्सरी। कंपल्सरी मतलब जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है उसी को टर्मिनोलॉजी देते हैं ऑब्लिगेटरी। तो जब भी एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन होगा तो दिस इज ऑब्लिगेटरी कि हर एक के किसी भी तरीके का एंजाइमेटिक रिएक्शन हो वहां पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा ही बनेगा। दिस इज द क्वेश्चन, मार्क कर लो ऑब्लिगेटरी वर्ड। Here E stands for enzymes, as already पहले डिनोट कर चुका था सबस्ट्रेट के लिए। This complex formation is a transient phenomenon, स्टेबल नहीं है, यानी कि E और S जुड़ गए तो अब वो सालों साल जुड़ के दोस्ती नहीं हो गई, तो सिर्फ टाइमिंग फॉर द टाइमिंग। आप जैसे ऑटो में बैठे और यहाँ पे आ गए तो एक टाइमिंग के लिए आप ऑटो के अंदर बैठे थे, अब ऑटो वाले नहीं हो कि आप दिन भर ऑटो के साथ हो। समझ रहे हो डिफरेंस? वही लिखा है ट्रांजिएंट फिनोमेना, मतलब ES complex is a transient, E is not transient, S is not transient, ES is transient, EP is transient, again P is not transient and E is not transient। समझ में आया? फास्ट हो गया। E और S अपना एग्जिस्ट कर सकते हैं, ES बहुत देर तक एग्जिस्ट नहीं करेंगे, EP भी बहुत देर तक एग्जिस्ट नहीं करेंगे, प्रोडक्ट अपना एग्जिस्ट कर सकता है, एंजाइम अपना एग्जिस्ट कर सकता है। तो दैट इंटरमीडिएट फॉर्म, ये देखो ये पाथ चल रहा है, एक तरीके का ये पाथ है, ES मिल रहा है और EP बन रहा है द प्रोडक्ट का। तो एक पाथवे के बीच में दो इंटरमीडिएट स्टेज आ रहा है, एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, एक एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। दोनों क्या हो जाएंगे? ट्रांजिएंट हो जाएंगे, मतलब फॉर द टाइमिंग, देर के लिए बने। इज इट क्लियर? During the state where substrate is bound to the enzyme active site, a new structure of the substrate called transition state structure is formed, that is ES रिवर। ठीक है, सबस्ट्रेट में कुछ मॉडिफिकेशन होगा, कोई एंजाइम के साथ बाइंड कर लिया। वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड, वेरी सून क्यों लिखा है? क्योंकि ये ट्रांजिएंट है और एंजाइमेटिक रिएक्शन फास्ट होती है, तो वेरी सून, अब ये बैठ के आराम नहीं करेगा, ये तुरंत उसको कन्वर्ट करे। वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग, क्योंकि अगर एक सिंगल सबस्ट्रेट से कोई प्रोडक्ट में बनाना है आपको, उसी सबस्ट्रेट के बॉन्ड को इंटरचेंज होना पड़ेगा, कुछ फॉर्म को रिलीज करना पड़ेगा, कुछ फॉर्म अपने अंदर इंटरचेंज करेगा। इंटरचेंज करेगा तो क्या होगा? या तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, ठीक है, या हो सकता है यहाँ का H या यहाँ से ग्रुप, यहाँ पे कोई एसाइल ग्रुप था, तो एसाइल ग्रुप दूसरी पोजीशन से ट्रांसफर हो गया, दूसरे कार्बन के पास चला गया, तो दिस इज रोटेशन। तो इस तरीके के कोई भी कंफर्मेशन चेंज हो सकते हैं। और दो सबस्ट्रेट होंगे तो सबस्ट्रेट 1 और सबस्ट्रेट 2 के बीच में कोई बॉन्ड बन जाएगी, बॉन्ड मेकिंग एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि बॉन्ड मेकिंग होगा तब के बीच से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात? इज कंप्लीटेड, द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द, ये कंप्लीटेड वाले टाइम में आपका EP कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पे पेंसिल से लिख, जब तक रिलीज नहीं होगा तब तक ये EP बॉन्ड बना के रखा रहेगा। द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट, दिस इज E plus P। In other words, the structure of the substrate get transformed into the structure of product। एक सबस्ट्रेट को लेके चलोगे तो आप यही सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड किया और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, इसको बोलते हैं कंफर्मेशनल चेन। प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए कुछ बॉन्ड ब्रेकिंग या किसी हो सकता है उसने खुद के किसी ग्रुप को रिलीज कर दिया हो उस फॉर्मेशन के ड्यूरेशन, वहां पे जस्ट उसके खुद का इंटर कन्वर्जन हुआ, उसने कोई दूसरे सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग नहीं मिली। द पाथवे ऑफ दिस मेटाबॉलिक पाथवे ही हो गया ये एक तरीके का, of this transformation must go through the so-called transition state structure, which is ES and EP, दोनों transition है। There could be many more altered structural states,
हो सकता है इसमें EP कई सारे हों, फाइनल प्रोडक्ट बनने के पहले वो EP1 बने, देन EP2 बने, EP3 बने, सब ट्रांजिशन चेंज हो रहा है, एक ग्रुप चेंज, दूसरा ग्रुप चेंज, केमिकल चेंज हो रहा है, और फाइनली P3 वाला क्या था, फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये सारे स्टेज क्या हो गए, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेज। इज इट क्लियर? इंटरमीडिएट बने क्योंकि पाथवे के बीच में बन रहे हैं, और ट्रांजिएंट है क्योंकि स्टेबल नहीं है, तुरंत चेंज होते जाए। इंटरमीडिएट ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम इनको, ट्रांजिशन। ओके, कॉम्प्लेक्सेस बने। ई कहीं चेंज नहीं किया मैंने, E1 E2 नहीं किया, ध्यान से देखो, जैसे तुम्हारे कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है। ई P1 में थोड़े चेंज हुए, P2 बन गया, P2 में थोड़ा चेंज हुआ, वो P3 बन गया, फाइनल प्रोडक्ट हमारा P3 था। तो इट्स सबस्ट्रेट को कई सारे इंटरमीडिएट स्टेज में जाना पड़ा, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? ये लिखा, देयर कुड बी मेनी मोर अल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट्स बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट। क्योंकि स्टेबल क्या है, मैंने बताया, P स्टेबल है, S स्टेबल है, ES स्टेबल नहीं है, EP स्टेबल नहीं है। ओके, तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट तक जाने में हो सकता है एक सिंगल स्टेप की प्रोसेस हो सकता है मल्टी स्टेप प्रोसेस हो। मल्टी स्टेप प्रोसेस में एंजाइम एक ही, लेकिन प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हो रहे हो, तब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट तक कन्वर्ट होने के बीच में कई सारे अल्टर्ड स्टेट को बना। Implicit in this statement is the fact that all other intermediate structure states are unstable. ये खूबसूरती है इसकी कि वो अनस्टेबल रहेंगे। अगर वो घूमने फिरने लगे तो वो एंजाइमेटिक रिएक्शन अपना डायरेक्शन खो देगा, वो प्रोडक्ट जो मेन काम था वो नहीं बनेगा। सिंपल सी बात बेटा, अगर आप थोड़ी देर के लिए ठीक है किसी के साथ उठ के बात कर रहे हो, थोड़ी देर पढ़ाई बंद कर दी, मम्मी के कोई रिलेटिव आ गए या कोई फ्रेंड आ गए, मम्मी भी लगा सामने निकाल दी, मेरी बेटी है ये कर रहे बातें होने लगी, थोड़ी देर आप ठीक। लेकिन अगर आप ये बोलो कि आप आपके कोई बहुत टाइम वो आप चले गए बाहर ट्रिप पे ही चले गए, नहीं नहीं बेटा बहुत पढ़ाई होती है, ऐसे हमेशा पढ़ते नहीं रहते हैं, चलो आज तक घूमने चले गए, और चले गए माँ कालेश्वर या कहीं पर भी चले गए, खंडाला चले गए, सब निकल गए 2-3। तो अब क्या आपका मेन काम था कि आज आपको पढ़ाई करनी थी, कल आपके लेक्चर्स चलेंगे, वो सारी चीजें रुक गई ना। यही चीजें लिखा हुआ है कि इनकी खूबसूरती ये है कि कितने भी आप इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बना लो तो सभी अनस्टेबल हैं, इससे उनका डायरेक्शन नहीं। स्टेबल क्या होगा, जब ई और पी अलग हो तो वो प्रोडक्ट ही बनेगा। इज इट क्लियर? Stability is something related to energy status of the molecule or the structure. Hence, when we look at the ये समझ में आ गया ना जो तुम्हें फ्री एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट बताया था। एक सबस्ट्रेट इसलिए स्टेबल है क्योंकि उसके पास अपनी फ्री एनर्जी, एक प्रोडक्ट इसलिए स्टेबल है क्योंकि उसके पास अपनी फ्री एनर्जी। तो फर्दर कोई रिएक्शन करना है तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, या जिस तरीके का रिएक्शन चलेगा उसके अकॉर्डिंग उसको एनर्जी को चेंज करना है। समझ में आया? तो स्टेबिलिटी मतलब मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मैं स्टेबल हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मैं अपने हाथ नहीं मूव कर सकती, मैं अपना पैर नहीं चला सकती, मैं चाहूँ तो मैं खड़े होकर चल कभी तुरंत। तो I have that energy, that is the free energy of that particular molecule. मॉलिक्यूल के केस में उसके पास एनर्जी है, वो स्टेबल। लेकिन अगर मुझे चक्कर आ, मैं गिर रही हूँ, मेरा बीपी डिसबैलेंस है, मेरे ग्लूकोज की कमी है, तो वो मेरा ये सही है लेकिन अनस्टेबल। समझ रहे हो? वो ट्रांजिशन पे चल पूरा प्रोडक्ट नहीं बना, स्टेबल नहीं। Hence when we look at this pictorially, मतलब आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, इमेज लेके, पिक्टोरियल मतलब पिक्चर, image through a graph, it looks like something as in figure 9.6. ठीक है, तो जिस तरीके से अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन आपने पढ़ा हुआ एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, इतनी चीजें तो सबको समझ में आ रही होगी। यहाँ कुछ सबस्ट्रेट है, यहाँ कोई प्रोडक्ट है जिसके एनर्जी के लेवल चेंज हुए हैं, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी उसका है। एक कैटेलाइज्ड रिएक्शन है जो एंजाइम के प्रेजेंस में एक कैटेलाइज्ड रिएक्शन है। इस तरीके के ग्राफ को हमने देखा हुआ। क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी, सबस्ट्रेट की अपनी फ्री एनर्जी और प्रोडक्ट की अपनी फ्री एनर्जी,
ये कन्वर्जन में एंजाइम ने कुछ भी नहीं किया है, इस एनर्जी के लेवल सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, जहां से रिएक्शन स्टार्ट हुआ जहां पे एंड हुआ, लेकिन डिफरेंस आएगा इन दिस। तो वो हो गया आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अब ये क्या क्या है, द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी कंटेन, मार्क कर लो, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है। The x-axis represent the progression of structural transformation। मतलब x-axis जो है आपको केमिकल रिएक्शन को शो कर, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, दोनों रिएक्शन है इसलिए आप सिंपल केमिकल रिएक्शंस को शो कर। तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेट्स थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट, जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। अब देखो जैसे सुनो, यहाँ से स्टार्ट हुआ रिएक्शन, तो यहाँ पे भी ES कॉम्प्लेक्स होगा, E+S यहाँ पे भी है, या ES लिखो, ES बन चुका है, यहाँ पे भी ES है, यहाँ पे भी ES है, यहाँ पे भी ES है, ऊपर वाले में है नहीं, गलत लिख जा रही हूँ, ये वाला एंजाइम के प्रेजेंस में ES ES। अब E ट्रांसफॉर्म हो S ट्रांसफॉर्म हो रहा है P में, EP EP EP, यही तो हम कब से बता रहे हैं आपको। अब ये कितने सारे पी हो गए, 1 2 3 4 5, सारे बीच में क्या है, अनस्टेबल है, ट्रांजिशन स्टेट में। इस ग्राफ के आप अलग अलग पोजीशन पे देखोगे, इस पी की कुछ और एनर्जी है, इसका मतलब वो ट्रांजिशन में गया है, ठीक है। इस पी की कोई और एनर्जी है, इस पी की कोई और एनर्जी है, यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बना तो इसकी कुछ अलग एनर्जी। इसका मतलब एंजाइम के साथ कई सारे प्रोडक्ट फाइंड किए हुए, लेकिन वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं थे, वो स्टेबल नहीं, अपने को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाओ। तो ये कैसा हो गया, ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन हो गया, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, सबस्ट्रेट की एनर्जी हायर है कंपेयर टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की एनर्जी लो है। तो ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी रिलीज हो रही है और फाइनल प्रोडक्ट, स्टेबल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में कई सारे ट्रांजिशन स्टेज आपको दिख, हर एक जगह एक पॉइंट है बेटा ग्राफ में, हर एक एक्सिस पे आप कहीं पे भी, यहाँ पे मैं जहां पे भी रख दूं पेन, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, सब पॉइंट है, सबकी वैल्यू होती है। or state, transition state, you would notice two things: the energy level difference between the S and P. If P is at a lower level than S, the reaction is an exothermic या exergonic, एक ही पॉइंट है, exergonic, exothermic, एकदम बढ़िया से मन से पढ़ना थर्मोडायनेमिक्स में इसको। एक्सर्गोनिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब एनर्जी रिलीज हुई है, वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी, एनर्जी की सप्लाई की नीड ही नहीं है क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी निकल रही है, ठीक। बाय हीटिंग इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट, आप जब टेम्परेचर राइज करते हो तो आप क्या कहते हो, थर्मल एनर्जी देते हो, थर्मल एनर्जी दिए मतलब बाहर से आपने एक एनर्जी का सोर्स दिया, ठीक है। However, whether it is an exothermic or spontaneous reaction, मतलब धीरे धीरे एक एंडोथर्मिक या एक पूरा एनर्जी इनटेक करने के प्रोसेस में जाए, स्पॉन्टेनियस मतलब कई सारे स्टेजेस में चेंज हो, एंडोथर्मिक मतलब जिसमें एनर्जी नीड है, ऐड करना पड़ेगा, एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन, कैसा भी रिएक्शन हो एस और पी कांस्टेंट चलेंगे, जिस तरीके का उसमें रिएक्शन चलना है उसी तरीके का। The S has to go through a much higher energy state or transition state. S को क्योंकि रिएक्शन करना है तो उसको एक एनर्जी चाहिए, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, चाहे वो एट द एंड वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ हो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, लेकिन सिर्फ मैं यहाँ से उठ के भले ही सोने जा रही हूँ या भले ही तुम्हारा लेक्चर लेने आओ, दोनों चीज कर सकते, एक में मैं एकदम आराम करूंगी, एक में मेरी एनर्जी जाएगी, मेरी एनर्जी भले ही जा रही है तो यहाँ से मुझे उठना तो पड़ेगा ना, दैट इज द कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, ओके। द डिफरेंस, ये सब अंडरलाइन कर लेना, द डिफरेंस इन एन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ एस फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स इवेंचुअली पैरेलली धीरे धीरे bring down this energy barrier, making the transition of S to P more easy, यही हम सबसे देख रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर दिया,
ये आपको ग्राफ में भी दिख रहा है कि इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी दो रिक्वायर्ड है, इन अब्सेंस ऑफ एंजाइम हायर एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। ओके, क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब कह रहे हैं नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, नेचर हम समझ चुके हैं, यही बातें हैं। E+S प्रोडक्ट कभी भी रिवर्सिबल नहीं हो सकता, प्रोडक्ट बन गया तो वो प्रोडक्ट ही रहेगा, दैट इज नॉट रिवर्सिबल, इसलिए ये एक रिवर्सिबल वाला साइन आपको याद रखना। एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, पीएच पे डिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, तो हो सकता है वहां पे कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो एंजाइम सबस्ट्रेट को छोड़ देगा, सबस्ट्रेट अपना एंजाइम अपना अलग हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज रिवर्सिबल। लेकिन एक बार रिएक्शन हो गया तो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट रिवर्स होकर सबस्ट्रेट नहीं बना सकते, उसके लिए दूसरा पाथवे चले। ओके, ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बना सकते हैं, सुक्रोज टूटेगा ग्लूकोज फ्रक्टोज बनेगा, लेकिन दोनों अलग पाथवे हैं। Each enzyme has a substrate binding site in its molecule so that a highly reactive enzyme substrate complex is produced. Active site की बात हो गई, वही formation हो गया. This complex is short-lived, transition वाली बात हो गई, and dissociates into its product. Product के formation के conversion के बाद वो dissociate हो जाएगा. And the unchanged enzyme with an intermediate formation of enzyme product complex. EP complex पी के अलग होने के पहले बनेगा, अभी आपने सीक्वेंस देखा, तो यहाँ पे एंजाइम तो कुछ चेंज हो नहीं रहा है, सबस्ट्रेट चेंज हो रहा है, वही चीजें दिखती है वहां पर। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ द ES कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियल फॉर कैटालिसिस, तभी ऑब्लिगेटरी था वो। ओके बेटा, समझ में आ गया यहाँ, कुछ नई बात है नहीं। अब ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिपेंडेंट किस पे है, ये भी बात हो चुकी है, टेम्परेचर पे, पीएच पे, एंजाइम कंसंट्रेशन पे, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, आप एक स्कूल की वैन जा रही हो, उस स्कूल की वैन की सीट है एक्टिव साइड, स्कूल की वैन हो गई एंजाइम, वो बच्चे क्या हो गए सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट कम है एक्टिव साइड ज्यादा है, तो बस वाले का लॉस होगा, एंजाइम खाली खाली जाएगी, बस खाली खाली जा रही है। ठीक है, सबस्ट्रेट ज्यादा है, सीट कम है, तो एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, आप नंबर ऑफ एंजाइम बढ़ा दो, सेम टाइप के दो छोटे छोटे वैन लगा दो, या आप नया साइज का बना दो, आपको पता है एंजाइम स्पेसिफिक है, तो हम एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, एंजाइम की एक्टिव साइट नहीं बन सकती क्योंकि एंजाइम इज स्पेसिफिक। ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो एंजाइम कंसंट्रेशन कब ज्यादा है कम है, सबस्ट्रेट ज्यादा है कम है, ये सब क्या करेंगे, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करेंगे। क्लियर? क्या दिख रहा है अब आपको, यहाँ पे एक एनिमेशन दिख रहा है, एक्टिव साइट पे ही सबस्ट्रेट गया, बाइंड किया, ES कॉम्प्लेक्स बना, सबस्ट्रेट है, एंजाइम है, एंजाइम की पूरा सर्फेस एक्टिव साइट नहीं है, एक्टिव नहीं है, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ES कॉम्प्लेक्स बना, देन प्रोडक्ट बन जा रहा है, वो रिलीज हो जाएगा, वो यहाँ पे शो नहीं किया। क्लियर? अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The catalytic cycle of an enzyme action can be described in the following state. First, the substrate bind to the active site of enzyme, fitting into the active site. आप already पढ़ रखे हो, बस आप यहाँ पे स्टेप में लिखा हुआ है, पॉइंट्स में पढ़ना है। The binding of substrate induces the enzymes to alter its state. ठीक है, बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट से इंड्यूस फिट मॉडल होगा तो अल्टर कर देगा, उसको चेंज होगा। क्लियर? फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट को टाइटली बाउंड कर लेगा। इंड्यूस फिट होगा या लॉक एंड की होगा, तो भी एक बार तो आप की घुसाओगे और फिर वो फिट होगा ना बेटा, सबस्ट्रेट लॉक की तरह है, एंजाइम की तरह अगर जा रहा है या एंजाइम लॉक की तरह, सबस्ट्रेट को की बना, की अपने ग्रुप में जाएगा तभी वो बाइंड करेगा, वहां पे जाके टाइटली आप हल्के से की केवल डाल के बातें कर रहे हो, ताला ओपन, आपको वहां पे टाइटली बाउंड करना पड़ेगा। The active site of enzyme now in close proximity of the substrate breaks the chemical bond of the substrate and the new enzyme product complex is formed. बस वही जो आपने पढ़ा है उसी के स्टेप्स दिया हुआ है। The enzymes releases sequence of step हो सकता है पूछ ले, आपको अरेंज करने को एमसीक्यू में सीक्वेंस ऑफ स्टेप को पूछ लेगा किसके बाद क्या है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट। The enzyme releases the product of the reaction and the free enzyme is ready to bind to another molecule of the substrate and run through the catalytic cycle once again. एक बार के catalytic cycle में
क्योंकि एंजाइम को कोई फर्क नहीं पड़ा है, उसके अंदर कोई अल्टर नहीं होगा, उसके वो दूसरे सबस्ट्रेट के लिए फ्री होगा। बस तो डेली जा रही है कि बस डेली जा रही है बच्चों को लाने वापस छोड़, तो फ्री हो जाती है, बीच में वो फ्री है। क्लियर है? ये तो आपको कॉमन सी बात है जो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, वही समराइज एनसीईआरटी। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग, वही टेम्परेचर, पीएच, एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये मेन फोकस करते हैं। The activity of an enzyme can be affected by a change in the condition which can alter the tertiary structure of the protein. Conformation change, enzyme alter. These include temperature, pH, change in substrate concentration or binding of specific chemicals. जो कल थोड़ा सा तुम्हें इनहिबिटर का दिया था एग्जांपल, कि सबस्ट्रेट जैसा कोई आ गया। ओके, मूवीज में देखा है ना कि प्लास्टिक सर्जरी करके इम्प्लांट कर दिया, बहुत बड़ा या कोई नेता थे उनको किडनैप कर लिया गया, उनकी प्लास्टिक सर्जरी करके रख दिया गया, सारी कौन पाकिस्तान चली गई, ठीक है, और हो गया, अटैक हो गया, कहानी खत्म। वहां पे क्या था कि वो उसके जैसे दिखने वाले बंदे को अंदर ले लिया। तो दैट इज इनहिबिटर दैट रेगुलेट इट्स एक्टिविटी। वन बाय वन अब इनको देख लेते हैं। टेम्परेचर एंड पीएच, एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा कि सारे फैक्टर पूछेगा तो आपको सारे फैक्टर ध्यान में रख, कौन फैक्टर कैसे करता है तो आपको अंदर जाना। टेम्परेचर एंड पीएच, ऑब्वियसली टेम्परेचर और पीएच हमेशा ऑप्टिमम हो। हम लोग कॉम ब्लड है, बाहर क्या इन्वायरमेंट है उससे हमें इंटरनल मैकेनिज्म बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे फ्रॉग हुआ तो कैसे वो अंदर चले जाए, वो बरो हो जाए, मिट्टी के अंदर चले जाए, ठीक है। तो इस तरीके के वो समर स्लिप, विंटर स्लिप, वो सब हम पढ़ाएंगे, वो वहां पे एक एक्लिमेटाइज हो जाते हैं कि अभी हमारे बाहर हमारे अकॉर्डिंग टेम्परेचर नहीं है, हम बाहर नहीं आएंगे। हम लोग कैसे हैं, वार्म ब्लडेड है, हमारे इंटरनल टेम्परेचर का एक रेंज है, वो डिस्टर्ब नहीं होगा हमारा। मॉर्फोलॉजिकल में हम या तो शिवरिंग कर सकते हैं, ठंड लग रही है तो हम थोड़े से कपकपी फील करेंगे, ठीक है, गर्मी बहुत है तो हम स्वेटिंग करते हैं, पसीना निकलेगा और उससे हमें थोड़ा कूलिंग इफेक्ट होता है, तो बॉडी हमारा बैलेंस कर लेगा। इसलिए हमारे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये टेम्परेचर बैलेंस क्यों नीडेड है या कांस्टेंट रहना क्यों नीडेड है, इंटरनली जो केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। फीवर आता है, कैसा फील करते हो, खाने का मन नहीं करता है, लेटे रहने का मन करता है, खड़े नहीं कर पा रहे, क्यों, क्योंकि सारे एंजाइम रिएक्शन उनको जो टेम्परेचर चाहिए था करने के लिए उससे अबव आपके बॉडी का टेम्परेचर है। अभी देखा होगा बहुत हाई फीवर है तो ट्रीटमेंट तो दूर की बात, पहले बर्फ की पट्टी देना स्टार्ट हो जाता है, पानी की पट्टी दो ताकि बॉडी का टेम्परेचर तो खुला है, बॉडी तब रिस्पॉन्ड करेगी जब आप टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन। तो टैबलेट तो दिया ही दिया, पहले इनिशियली लोग पैर के तलवे, माथे और इन सब जगहों पे पानी से पोछना स्टार्ट कर, ये पहले इमीडिएट कूल तो हो, ये बॉडी कूल हो, अदरवाइज कैसे वर्क होगा। तो इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट कि इंटरनली आपकी बॉडी में ऑर्गन फंक्शन कर रहे हैं, सेल फंक्शन कर। तो एंजाइम्स जनरली फंक्शन इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, इसका बहुत हायर रेंज नहीं हो सकता है, एक नैरो मतलब एक मिनिमम पीक दे दी, ठीक है, जैसे अपना कैसा है 37 डिग्री, ऐसा नहीं है कि आपका काम करना बंद हो जाएगा, आप लोअर टेम्परेचर गए या फीवर है, लेकिन आपकी बॉडी एक सिम्टम्स दिखा देती है, जैसे फीवर, अब इसको डाउन करो अदरवाइज डैमेज होना स्टार्ट हो जाए। ओके, each enzyme shows its highest activity at a particular temperature, that is 37, अपना 37, ये हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसके आगे पीछे थोड़ा सा वर्क चलेगा लेकिन डिस्टर्बेंस स्टार्ट होगा। एंड पीएच कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर, वही जिसपे उसका मेन फंक्शन होगा वो होगा ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच, मतलब जिस टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन हाई है, रेट ऑफ रिएक्शन हाई, हाईएस्ट। इज इट क्लियर? ऑप्टिमम कंडीशन, सबसे ज्यादा हमारे लिए एक्यूरेट कंडीशन, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर हो गया। एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ बेलो एंड अबव, उसके नीचे आएगा, जैसे मैंने बोला 37 इज ऑप्टिमम, इसके नीचे गया तो भी दिक्कत है, लो फील करेगा इंसान, इसके ऊपर गया तो टेम्परेचर हाई है तो भी दिक्कत है। तो चाहे नीचे जाओ चाहे अबव दो, ऑप्टिमम वैल्यू के रेट ऑफ रिएक्शन, रेट चल रहा है, एंजाइमेटिक रिएक्शन होंगे लेकिन उसके रेट ऑफ रिएक्शन में अफेक्ट आएगा। लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम्स इन अ टेम्परली इनएक्टिव स्टेट, जैसे मैंने बोला कि कुछ अगर
आप लो टेम्परेचर है, एक रेंज में लो है, तो वहां क्या होगा कि हमने प्रोटीन है, क्योंकि ये इसमें वो लो टेम्परेचर पे इनएक्टिव हो सकते हैं। जैसे सब चीज को तुम ऐसा समझो, फ्रिज में कोई खाना रखते हो ना, प्रिजर्व करने के लिए कोई खाना बचा तो उसको फ्रिज में स्टोर किया, फ्रिज का टेम्परेचर हमारे रूम टेम्परेचर से, तो सेम टाइम में आप उसी खाने के कुछ पोर्शन को बाहर रख लो। ये तो तुम्हारे रत्नागिरी में इतना ज्यादा होता है कि पूछो मत। मेरे पास फ्रिज था नहीं, मेरा तो रोज खाना पी, दूध अगर आप इधर आगे जाओगे तब तक फट जाएगा। सुबह शाम दोपहर रात दूध लिया है तो गर्म करो, उससे अच्छा सिर्फ लेने के टाइम ही दूध लेके आओ, यूज करो, खत्म करो। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, तो रूम टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ है, क्लियर। तो आप बाहर रख दो उसी खाने के कुछ पोर्शन को आपने फ्रीज में रख दिया, वहां पे एंजाइमेटिक रिएक्शन दो चल रहे हैं। अब ये नहीं कि फ्रिज में रख दिया तो बेटा 3 महीने तक ऐसा ही अच्छा अच्छा रहेगा, निकाल के खा लो, इसका भी एक टाइम ड्यूरेशन है। अदरवाइज आपने देखा है कि ब्रेड में फंगस फ्रीज के अंदर भी लगती है, लेकिन आप बाहर रखोगे तो ज्यादा फास्ट लगेगी, अगले दिन आपको फंगस दिखेगी। तो दैट इज व्हाट माइक्रोब्स के एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट हुआ, माइक्रोब एक ही आया, एक ही वहां पे भी किया, एक ही यहाँ पे भी किया, लेकिन वहां रेट फास्ट था, यहाँ स्लो। तो यहाँ खाना देर में खराब हो रहा है और बाहर वाला खाना जल्दी खराब हो जाएगा, फ्रीज वाला खाना देर में खराब होगा या आप स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि एंजाइम्स प्रेजेंट, माइक्रोब्स है उसके अंदर, लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, उनका एंजाइमेटिक रिएक्शन स्लो चल रहा है। इज इट क्लियर? वेयर एज हाई टेम्परेचर क्या करेगा ऐसा कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दे? नहीं, प्रोटीन के केस में नहीं, प्रोटीन डीनेचर्ड होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोएगुलेट कर जाता है। दैट्स व्हाई आपने चाय बनानी है तो टेम्परेचर हाई किया भैया, चाय जल्दी बन जाएगी, क्योंकि वो चाय है, यहाँ पे प्रोटीन है, प्रोटीन की टेंडेंसी है कोएगुलेशन की, वो थक्का बना देगा, वो कोएगुलेट कर जाएगा, और उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, दैट इज इररिवर्सिबल। तो उस केस में लॉस ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर हो जाएगा। दैट्स वाई एक्टिविटी यहाँ कम हुई है वो तो ठीक है, लेकिन एंजाइम के केस में एक्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ाया और एक्टिविटी बढ़ गई, ये थ्योरी नहीं लगा दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया, टेम्परेचर कम हुआ एक्टिव कम हो गया, टेम्परेचर बढ़ाया एक्टिविटी बढ़ गई, वो नहीं होगा। प्रोटीन है वो, प्रोटीन कोएगुलेटिव बिहेवियर को शो करता है, डिनेचर्ड हो जाता है बाय द हीट। और थर्मोफिलिक का, थर्मोफिलिक में क्या होगा, थर्मोफिलिक ऑलरेडी वो थर्मस टेम्परेचर लविंग है, उसका हैबिटेट ही वही है कि थर्मस एक्वेटिकस हाई टेम्परेचर पे ग्रो करता है, इसलिए हम उस एंजाइम को ला सकते हैं कि हम किसी मशीनरी में हाई टेम्परेचर वाले डीएनए पॉलीमरेज को चाहिए तो हम उस बैक्टीरिया से लाएं जो किसी हायर टेम्परेचर वाले एरिया में ग्रो कर रहा था। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में? जैसे हम बोल रहे हैं कि थर्मोस्टेबल, अब हम तुम्हें एक पीसीआर टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे, वहां पे डीएनए पॉलीमरेज का जुड़वा भाई यूज होगा, दैट इज टैग पॉलीमरेज। काम वही करेगा, डीएनए पॉलीमराइजेशन कराएगा, डीएनए सिंथेसिस कराएगा, लेकिन ये एक पीसीआर रिएक्शन अभी कितना सुना होगा, आरटीपीसीआर टेस्ट, ठीक है। तो पीसीआर टेस्ट में क्या हो रहा है, एक मशीन के अंदर टेम्परेचर दिया है, उस टेम्परेचर पे आपके बॉडी वाला डीएनए पॉलीमरेज जाएगा तो वो डिनेचर्ड हो जाएगा, ठीक। लेकिन हमें वो रिएक्शन कराना है, अब इंसान तो है ही चला पढ़ा लिखा, ठीक, उसने क्या किया यार, वो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे वहां से बैक्टीरिया मिले, इसका मतलब उसके डीएनए के अंदर प्रॉपर्टी है जो कि हायर टेम्परेचर पे वर्क कर रहा है, उसके बॉडी में कोई टेम्परेचर है, डायरेक्ट क्वेश्चन, लो करने पे एक्टिविटी लो हो जाएगी, लेकिन एंजाइम डीनेचर नहीं होगा, कि एंजाइम इनएक्टिव होगा, वो डीनेचर नहीं हुआ, लेकिन हाई करने पे वो डीनेचर्ड हो जाएगा। दैट्स व्हाई हाई टेम्परेचर, ये वाला पॉइंट अंडरलाइन कर दो, destroy enzymatic activity because proteins are denatured by heat and enzymes are made up of proteins. बात कर लेना एनसीईआरटी में। अब यहाँ पे आप देखो एक एनिमेशन है कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन से येलो वाले पोर्शन में चेंज हो रहा है, ओके। तो एक उसका फेवरेबल था जिसपे वो सबस्ट्रेट से बाइंड कर सकता है, और डिफरेंट डिफरेंट पीएच पे H प्लस आयन के कंसंट्रेशन चेंज होने की वजह से उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टॉर्टेड होता जा रहा है, दैट्स व्हाई सबस्ट्रेट को आप बाइंड नहीं कर सकते। तो सेम है, जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट था वैसे ही पीएच का इफेक्ट, ओके। अब यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में ग्राफ दिया हुआ है, इसमें दिया कुछ नहीं है, सिंपल एक लाइन खींचा है, आप इसको बस समझ लो
ये किसी भी ग्राफ का जो टिप होता है, ग्राफ है तो फिर से वही एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, इसका जो टिप है मतलब जहां पे सबसे हाईएस्ट लेवल है वही क्या होगा, ऑप्टिमम। पेंसिल से स्केल से आप यहाँ पे लिख लेना, दिस इज द ऑप्टिमम। पीएच है नीचे तो पीएच हो गया, ऑप्टिमम पीएच, एंड दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। थ्योरी में यही लिखा हुआ था कि ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा फर्क रहेगी, सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन चलेगा, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट का कन्वर्जन कहाँ पे होगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच। इज इट क्लियर, समझ में आई बात? अब ऑप्टिमम क्या, आप लेफ्ट चले जाओ तो भी डाउन हो रहा है ग्राफ, डाउन हो रहा है ग्राफ, समझ में आ रहा है, वैल्यू समझ में आ रही है, इसकी वैल्यू कम होगी, कम हो रही है इस साइड में। टेम्परेचर कम किया आपने तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट का यहाँ पे कम हो रहा है, इसके लेवल में ये नीचे है, ज्यादा कर दो तो भी कम हो रहा है। ओके, क्लियर है? तो ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेट ऑफ कन्वर्जन ये क्या दे रहा है, एंजाइम एक्टिविटी का ग्राफ है। एंजाइम की एक्टिविटी कहाँ पे मैक्सिमम है, ऑप्टिमम पे मैक्सिमम है। ऑप्टिमम से आप हाई कर लो लो कर लो, दोनों ही केस में उसका एक्टिविटी डाउन हो। इज इट क्लियर? ठीक है, दैट्स व्हाई एवरी एंजाइम एंड एंजाइम इज टेम्परेचर एंड पीएच डिपेंडेंट। और एंजाइमेटिक रिएक्शन हो गया इसलिए पीएच और टेम्परेचर। अभी ये वाले ग्राफ को और समझ, ठीक है? अब कुछ चीजें उसको फटाफट करके फिर 3 तरीके के ग्राफ देखने उसके बाद कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट कैसे अफेक्ट करे, टेम्परेचर का देखिए, पीएच का समझ में आ गया, ठीक है? सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, पीएच का भी सेम वे में बेटा, देखो ये फंक्शन कर रहा है ना, समझना अभी हम क्या बोल रहे हैं, फंक्शन है यहाँ पे, ये जीरो नहीं हुआ है, दिस इज एंजाइम एक्टिविटी इज नॉट जीरो, here enzyme activity is not there, here also it is not there, so this is the range of pH जिसमें एंजाइम फंक्शनल है। ये भी लिख लो पेंसिल पेंसिल से, वही एंजाइम फंक्शनल है, जीरो नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसका रेट हाई है, दिस इज द हाई रेट, हाई एफिनिटी, हाई एक्टिविटी, हाई एक्टिविटी। तो हम क्या कहते हैं तुम्हें कि पीएच का एक रेंज है, जैसे जस्ट सपोज ये इसका ऑप्टिमम पीएच है 6.8, अगेन हम सलाइवरी ग्लैंड का ले लेते हैं क्योंकि आपके बक्कल कैविटी से सबसे पहले आप इंटरेक्ट किस एंजाइम से करो, कोई फूड गया तो उसमें सलाइवा सलाइवा जो सिक्रेशन हुआ है उसमें जो पीएच है दैट इज द इंटेज ऑफ 6.8। तो ऐसा नहीं कि रिजिड है 6.8, यहाँ पे 6.4 भी हो सकता है और 7.0 भी हो सकता है। ओके, लेकिन उस टाइम क्या होगा, एमाइलेज की एक्टिविटी स्लो जाएगी, तो ये हायर साइड में 7.0 तक आप समझ लो, लोअर साइड में आप 6.4 तक आ जाओ, एक्टिविटी चल रही है, बट सबसे ज्यादा फास्ट डाइजेशन कहाँ कर रहे हैं, 6.8 पे, तो पीएच के केस में समझ। ओके, कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट क्या हो गया, विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, सिंपल वही कहानी ले आओ बस, और नंबर ऑफ स्टूडेंट, वैन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो गए तो वैन को 2 ट्रिप करनी पड़ेगी, तो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन ज्यादा, एंजाइम कंसेंट्रेशन अगर आपने कांस्टेंट कर दो, आप एक ही टाइम में 2 वैन भेज दो तो भी वो रिएक्शन उतनी देर में हो जाएगा। एंजाइम एंजाइम कंसेंट्रेशन वेरिएबल होगी, चेंज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में, तो ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन अच्छा चले, लेकिन सबस्ट्रेट ज्यादा है एंजाइम कम है तो भी रेट ऑफ रिएक्शन डाउन होगा, एंजाइम ज्यादा है सबस्ट्रेट कम है तो भी एंजाइम का वेस्टेज होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो चलेगा। तो ऑब्वियसली इतना समझ में आया हमें कि सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन का भी एंजाइमेटिक एक्शन पे इम्पैक्ट है। ओके, विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, चेंज ऑफ यू कैन से हियर कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, क्योंकि हम रिएक्शन क्या पढ़ रहे हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन, रिजल्टेंट, इसको आप मेजर कैसे कर सकते, बीच का तो सब अनस्टेबल था, मेजर किससे करोगे, प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन से, तो कितना प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। आपने रिएक्शन लगा दिया, अब ये 1 मिनट में आप टाइम देख लो कितना आपको रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिला, तो दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, और वही पूरे उस सिस्टम का क्या हो जाता है बेटा, वेलोसिटी। समझ में आएगा?
तो वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेस एट फर्स्ट। कोई भी कंसंट्रेशन हो सबस्ट्रेट का, जब आया है वो तो पहले तो राइज ही हो, क्योंकि उसके पास एक्टिव साइट है और जितने भी सबस्ट्रेट स्टार्ट हो रहा है, अभी रिएक्शन शुरू हो रहा है। जब जैसे जैसे सपोज मैंने बोला कि कोई दुर्गा जी के 8 हाथ ले लेते हैं, अब ये हम कह रहे हैं कि हम इस वक्त 2 हाथ से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो दो ही सबस्ट्रेट है तो दोनों को हम दो बुक है दो दो बैग हम लेके आए तो हम कैरी कर सकते हैं आराम से, कि एक को एक बार नहीं लेना, अभी एक ही रेडियस ले लिया, हमारे पास दो की कैपेसिटी है। तो इनिशियली तो आपको रेट बढ़ता ही हुआ दिखेगा, क्योंकि वहां पे रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, समझ में आएगा। 8 हाथ है, ये 8 हाथ फाइट होंगे तब 9वें हाथ वाला काम होता है, या 9वें हाथ की जरूरत जहाँ पे पड़ रही है उसको वेट करना पड़ता है। अप टू 8 हैंड प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। हम ये भी पढ़ा रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। जब नवा काम कुछ आएगा तो मेरे सारे हाथ बिजी हैं तो उस वक्त नहीं काम हो सकता। तो समझो इनिशियली क्या होगा, रिएक्शन का रेट क्या होगा, राइजेस एट फर्स्ट, मार्क करना। The reaction ultimately reaches a maximum velocity, लिमिट हो गया तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। सारी एक्टिव साइट बिजी, सारे एंजाइम बिजी, सारी बसेस बिजी, सारे सीट फुल। अब बच्चे बाहर खड़े रहे, वो बस यूज नहीं कर सकते, तो वो क्या हो गया, स्टेबल होगा। ये भी हम नहीं कह सकते कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, वो एक लिमिट तक ही बढ़ेगा जब तक कि एंजाइम सारे ऑक्यूपाइड नहीं हो जाए। देखो यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ है, इसी ग्राफ को हम दूसरा एक ग्राफ लिए हुए, ये क्या हुआ, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एक्स एक्सिस पे है, बढ़ रहा है, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है। इनिशियली अप टू अ लेवल इट राइजेस, यहाँ तक अगर हम समझे कि ये मैक्सिमम है, तो अब हम क्यों नहीं बढ़ा पा रहे, तो सबस्ट्रेट तो तुम बढ़ा लो, सबस्ट्रेट बढ़ता जा रहा है, इधर सबस्ट्रेट बढ़ रहा है। जस्ट सपोज यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे 80 होगा, समझ रहे हो। ग्राफ के केस में तो हम एक्स एक्सिस पे बढ़ रहे हैं, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्यों नहीं बढ़ रहा, क्यों, क्योंकि सारे एंजाइम बिजी हो गए, सारी एक्टिव साइट बिजी है, हर टाइम की फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा और एंजाइम फ्री होंगे। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे यहाँ लीनियर ग्राफ हमें नहीं मिलेगा, दिस इज लीनियर ग्राफ। सबस्ट्रेट भी बढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है, सबस्ट्रेट भी बढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ा, तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज लीनियर। इसको लीनियर हम अपन कब कर सकते हैं, एंजाइम भी ऐड कर दो, एंजाइम भी बढ़ा दो, सबस्ट्रेट भी बढ़ रहा है, एंजाइम भी बढ़ रहा है, तो ये एक लीनियर फैशन में चलता रहेगा। समझ में आएगा, क्लियर है, सबको क्लियर हुआ, ये हम लोग को क्लियर हुआ। आपके बुक में जो ग्राफ दिया हुआ है थर्ड वाला, दैट इज रिलेटेड टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब इसको देखो, अभी केएम क्या है वो बताते हैं। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एक्स एक्सिस पे बढ़ रहा है, इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना स्टार्ट हो गया, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन वाई एक्सिस पे। ओके, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी रिएक्शन की एक मैक्सिमम वेलोसिटी को अपन क्या कहते हैं, v मैक्स, v मैक्स। अब इस केस में क्या किया है इन्होंने, एंजाइम कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन बोलते हैं तो बेटा बड़ा वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है, और उसके बीच में लिखते हैं किसका कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट बढ़ रहे थे, ठीक है, एंजाइम प्रेजेंट है, सबस्ट्रेट बढ़ रहे हैं, एंजाइम प्रेजेंट है, सबस्ट्रेट प्रेजेंट, एंजाइम, सबस्ट्रेट, एंजाइम, लेकिन अब सैचुरेशन आ गया, एंजाइम इज इक्वल टू सबस्ट्रेट या सबस्ट्रेट इज इक्वल टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स। अब आप सबस्ट्रेट बढ़ाओगे तो भी ये रिएक्शन रेट बढ़ेगा नहीं, बल्कि कम होगा, क्योंकि एंजाइम फ्री होके आएंगे इधर, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो नंबर ऑफ सबस्ट्रेट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। ओके बेटा, और ये होता है हाफ वी मैक्स। हाफ वी मैक्स मतलब वेलोसिटी का आधा, जितनी उस सिस्टम की मैक्सिमम वेलोसिटी थी उसके हाफ स्टेज पे कब पहुंचेगा, जब आधे एंजाइम ऑक्युपाइड है। वी मैक्स कब आया, जब पूरे एंजाइम या पूरी एक्टिव साइट ऑक्युपाइड हो गई तो वी मैक्स आ गया। हाफ कब रहेगा, जब हाफ ऑक्युपाइड, तो हाफ इज द केएम वैल्यू, मतलब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो चाहिए आपको half velocity के लिए, that is known as km. Km is nothing, km is the substrate concentration required for the half Vmax. समझ में आया बेटा, समझ में आया, क्लियर एकदम।
बेटा क्लियर है तुम लोग को? आगे बढ़े, एक बार लेक्चर और सुन लेना, समझ में आ जाएगा। The reaction ultimately reaches a maximum velocity, that is Vmax, which is not exceeded by any further rise in concentration of the substrate. Saturation आ गया, this is the saturation. फैटी एसिड के केस में आपको बताया ना, सैचुरेटेड बॉन्ड मतलब सारे सिंगल बॉन्ड हो चुके हैं, अब आप वहां पे बॉन्ड नहीं तोड़ सकते हो, डबल बॉन्ड रहेगा तो अनसैचुरेटेड। तो एक भी एक्टिव साइट फ्री है तो अभी उसके पास चांसेस है कि एक सबस्ट्रेट को और बाइंड कर सकते, लेकिन सब ऑक्युपाइड, सारे एंजाइम बिजी, सारे एक्टिव साइट ऑक्युपाइड, तो सैचुरेशन आ गया, उस केमिकल रिएक्शन का सैचुरेशन चल रहा है, तो आप वेलोसिटी बढ़ा नहीं सकते, अब वो पहले उस रिएक्शन को कंप्लीट करें। क्लियर है? दिस इज बिकॉज द एंजाइम, अब ये अंडरलाइन कर लो क्यों आया है ये सैचुरेशन। Enzyme molecules are fewer than the substrate molecules, and after saturation of these molecules, there are no free enzyme molecules to bind with the additional substrate molecules. यही फंडामेंटल है इसका, जो आप 2-3 दिन में पहले भी सुन रहे थे बार बार, लेकिन अब प्रैक्टिकल देख रहे हो। The activity of an enzyme is also sensitive to presence of specific chemical that bind to the enzyme. सबस्ट्रेट के जैसा है या सबस्ट्रेट के जैसा नहीं है, लेकिन सबस्ट्रेट से छोटा है और जाके एक्टिव साइट पे बैठ गया है, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपके ग्रुप्स में आपने किसी अपने ब्लॉक के अंदर की के जाने की जगह उस की के जगह पे आप मिट्टी भर दो, कम मिट्टी भर दो तो भी वो की जाके होगी। समझ में आ रही बात? तो उसी एंजाइम्स को आप इनहिबिटरी रिस्पांस में देखते हो। व्हेन द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल सेट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, बंद कर दिया, आप एंजाइम एक्टिव नहीं रहेंगे क्योंकि सबस्ट्रेट नहीं है ना, वो सबस्ट्रेट जैसा या सबस्ट्रेट की जगह कोई है, इसको कहते हैं इनहिबिशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड इनहिबिशन एंड द केमिकल इज कॉल्ड एन इनहिबिटर। अब देखो, अब इसको कैसे रिमूव किया जाएगा? इनहिबिटर और सबस्ट्रेट एक जैसे हैं, प्रोबेबिलिटी लगेगी ना, अब ये ग्राफ को समझने में थोड़ा सा लगेगा दिमाग, ठीक है। इनहिबिटर और सबस्ट्रेट एक जैसे तो प्रोबेबिलिटी लगेगी, आपके पास एक्टिव साइट है 10, इनहिबिटर है 2, सबस्ट्रेट है 8, इनहिबिटर है 2, आई है 2, सबस्ट्रेट है 8, ए की प्रोबेबिलिटी, सबस्ट्रेट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है। जैसे जस्ट सपोज अब कितना भी रैंडम बाइंड करेगा लेकिन सबस्ट्रेट ज्यादा जाके एक्टिव साइट पे बाइंड करने के चांसेस ज्यादा है। अब इनहिबिटर यहाँ पे 9 हो जाए, सबस्ट्रेट कोई एक है, तो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कम हुई, इसको रिमूव करने के लिए क्या कर दिया, सबस्ट्रेट के कंसेंट्रेशन बढ़ा दिया। ऑब्वियसली वो Vmax तो नहीं होगा, लेकिन सबस्ट्रेट की तरफ से इनहिबिटर के प्रेजेंस में मैक्सिमम कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी बाय द इंक्रीज ऑफ सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन। तो जब सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली Km वैल्यू बढ़ जाएगी, Vmax के हाफ तक पहुंचने के लिए आपको ज्यादा सबस्ट्रेट लगेगा। क्यों? क्योंकि कुछ तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पा रहे हैं, उसको इनहिबिटर की जगह प्रेजेंट, और हमने प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन बढ़ा दिया था, तो Km वैल्यू बढ़ जाएगी। क्लियर है? When the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of enzyme, it is known as competitive inhibitor. कंपटीशन कर रहे, ठीक है, बाइंडिंग के लिए लड़ाई कर रहा है, मैं बाइंड करूंगा कि तुम बाइंड करो, ठीक है, तो अब उसके हाथ पैर होते हैं तो लड़ झगड़ लेते, अब वो केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लड़ रहा है, तो जो पहले पहुंच गया, जो एक्टिव साइट पर बाइंड कर गया, इनहिबिटर बाइंड करेगा तो नो रिएक्शन, सबस्ट्रेट बाइंड किया तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो हमारा एंजाइमेटिक रिएक्शन चल रहा था। ओके, due to its close structural similarity with the substrate, the inhibitor competes with the substrate for the substrate binding site of an enzyme. Consequently, the substrate cannot bind, and as a result, the enzymatic actions declines. Example important है, succinic anhydrase dehydrogenase का example है, succinic acid का fumaric acid में conversion होता है Krebs cycle, उस example को यहाँ पे दिया हुआ, तो succinic dehydrogenase उस रिएक्शन को कैटलाइज कर, ओके, एंड सक्सिनिक एसिड से बाइंड करने की जगह ये मेलोनिक एसिड से अगर बाइंड कर गया तो मेलोनिक एसिड और सक्सिनिक एसिड एक दूसरे के क्या हो गए, कॉम्पिटिटिव हो गए। सक्सिनिक एसिड जो था वो रियल सबस्ट्रेट था, मेलोनिक एसिड उसके जैसा सबस्ट्रेट जैसा था,
वो इनहिबिटर होता है। उसी का आयनिक फॉर्म लिखा है देखो, सक्सिनेट, ये पहले भी बताया है तुम लोग। सक्सिनिक एसिड आयनिक फॉर्म सक्सिनेट, ऑक्सैलिक एसिड आयनिक फॉर्म ऑक्सैलेट, मैलोनिक एसिड आयनिक फॉर्म मैलोनेट। अंडरलाइन कर लो जस्ट इसको। एग्जांपल जो दिया आपको, inhibition of succinic dehydrogenase by malonate with closely which closely resembles the substrate succinate in structure। मैलोनिक एसिड सक्सिनिक एसिड से क्लोजली रिलेटेड है, इसलिए मैलोनेट बाइंड कर जाएगा सक्सिनेट की जगह सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन में एंजाइम से। तो अब ऑब्वियसली फ्यूमेरिक एसिड जो कि इसका रिजल्टेंट बनेगा वो यहाँ पे नहीं बनेगा, टाइम पास हो गया सिर्फ, ठीक है, क्योंकि सबस्ट्रेट बाइंड करने के लिए जगह नहीं मिला, फ्यूमेरिक एसिड नहीं बनेगा। Such competitive inhibitors are often used in the control of bacterial pathogen। फिर से वही बात, नॉलेज को आप अपने फायदे के लिए अप्लाई कर लो। तो इसी तरीके का कोई बैक्टीरियल पाथवे जो डिजीज करने वाला है उसको हम रोक सकते हैं। वो पाथवे इसलिए चल रहा था क्योंकि उसको सबस्ट्रेट मिल रहा था, तो हमने सबस्ट्रेट का ही डिजाइन करके इनहिबिटर बना दिया। तो उस केस में इनहिबिटर हमारा क्या हो जाता है बेटा, दवा, मतलब मेडिसिन। यहाँ पे किसकी बात कर दी इसने, मेडिसिन की, एंटीबायोटिक की। समझ में आया, बैक्टीरिया भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी एंजाइमेटिक रिएक्शन था। एंजाइमेटिक रिएक्शन सबस्ट्रेट डिपेंडेंट है, सबस्ट्रेट का जुड़वा हमने ड्रग बना दिया और उसी सिस्टम में डाल दिया, तो वहां पे बैक्टीरियल रिएक्शन रुक गया, और बैक्टीरियल रिएक्शन का तो हम हेल्दी हो गए। एक सिंपल सा फंडा बता रहे, इतना इजी भी नहीं होता। ओके, नाउ इनहिबिशन से थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर आते हैं, पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो कुछ समझ में आ रहा है बेटा, ज़ियाना, मृणाल, रुपुश, प्रज्वल, मुझे पता है टफ है, लेकिन ये टफ तक लाने के लिए ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर दिया हुआ है, अब वो चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए आज के लेक्चर को समझने के लिए। और फिर भी इट इज सजेस्टेड एक बार आप एकदम आज बिना स्पीड फास्ट किए फिर से सुनना लेक्चर को, और ये कंप्लीट हो जाए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ओके गुड, एक ही तो बच्चों का रिप्लाई आ रहा है, पता है बाकियों को ऊपर से जा रहा है, कोई बात नहीं, जाने रिवाइज करो। एंजाइम इनहिबिशन में हमने क्या देखा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसमें उसने बेचारे एंजाइम को मारा पीटा नहीं है, अभी और दूसरे वाले में आएंगे तो एंजाइम को डिस्ट्रॉय करना। एक तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो करना, एक हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन के लिए अब एंजाइम बचेगा ही नहीं, तो दैट इज मोर हार्मफुल। बेटा ठीक है, 1:30 तक क्लास में हो जाएगा, सुनो भी ध्यान से। सम सब्सटेंस मतलब inhibitor have structural similarity with the substrate, so both substrate and inhibitor compete for the active site of enzyme. This competitive inhibition is of reversible type, क्योंकि inhibitor ने एंजाइम को डिस्टॉर्ट नहीं किया, उसने सिर्फ बदमाशी की है कि सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करनी। इज इट क्लियर, समझ में आया? तो वो क्या हुआ, सिर्फ कंपटीशन किया, कुछ टाइम के लिए उसने ऑक्युपाई कर लिया एक्टिव साइट को, उसके बाद वो रिलीज हो गया और सबस्ट्रेट आके बाइंड कर जाएगा, रिएक्शन चलेगा। तो जो रिलीज हो जा रहा है वो हो जाता है रिवर्सिबल। तो एक रिएक्शन लिख लो इसके लिए, ई आई कॉम्प्लेक्स बना, नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, जिस तरीके से लिखना है लिख लो इस चीज, हम यही कह रहे हैं स्लाइड। एंजाइम की पॉसिबिलिटी 2 है, एंजाइम या तो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाए और ईएस बना ले, और ईएस के बाद ईपी बना के प्रोडक्ट बना दे। ओके, ये पॉसिबिलिटी थी जो अभी तक करते आ रहे थे। इनहिबिटर ने उसको ऑक्युपाई कर दिया, तो इनहिबिटर रिवर्सिबल है, वो वापस से प्रोडक्ट तो बन ही नहीं सकता, ई प्लस आई में जा सकता, और जब ई प्लस आई हुआ आगे सबस्ट्रेट के बाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी आ गई, फिर से एक्टिव साइट फ्री है। अब या तो ये आ जाए या तो वो आ जाए, जो आ गया उस तरीके का एंजाइम का फ्यूचर हो जाएगा, या तो वो प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करेगा या तो वो फिर से बैठा रहेगा, लेकिन उसको अभी डिस्टर्ब नहीं किया, उसको हार्म नहीं पहुंचा रहा है ये नहीं। इज इट क्लियर बेटा? तो सिंपल आप पिक्टोरियल फॉर्म में देख लो, एंजाइम है, एंजाइम के पास साइट दिख रही है, इसके पास भी साइट है, उसी तरीके से जो फिट हो जाए इसके पास भी साइट है, तो जाके फिट हो जाए। ये फिट होता तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन जाए, ये फिट हुआ तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर सकता क्योंकि अभी जगह नहीं है इसके, ये वाली जगह पे ये जाकर फिट नहीं हो सकता, इसके लिए ये वाला साइज चाहिए।
ओके, तो ये यहाँ पे बाइंड नहीं किया तो कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, नो रिएक्शन। डायरेक्टली ब्लॉक्स द एक्टिव साइट, इसको बोलते हैं इनहिबिटर बाइंड टू द एक्टिव साइट एंड इट डायरेक्टली ब्लॉक्स द एक्टिव साइट, नो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टेक्स प्लेस। ओके, अब इसकी प्रोबेबिलिटी देखो कैसे चल रहा है, ये सिंपल वे की इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, आपने इसको लो कर दो, आप इतने सारे उसके जैसे, ये देखो ये कहाँ से सिमिलर है, सिर्फ बाइंडिंग साइड से सिमिलर है। ये जाके यहाँ पे बाइंड कर जा रहा है तो ऑक्यूपाइड कर गया। इसके ऊपर का स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट के पास है, तो सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, ये अपने आप कंसंट्रेशन में लो हो गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी, ये 5 टाइम्स बाइंड कर सकता है, ये सिर्फ 1 टाइम बाइंड कर सकता है। ओके, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के एंजाइमेटिक रिएक्शन होने के चांसेस तो बढ़ते हैं, लेकिन Km वैल्यू भी बढ़ जाता है। अभी ग्राफ में एक बार आपको फिर बात करें। देखो अभी हमने तुम्हें ये नॉर्मल वाला बता दिया बेटा, और ये कॉम्पिटिटिव बता। ओके, तो Km वैल्यू कहाँ जा रहा है, Km है तो ये, लेकिन आपको वेलोसिटी में यहाँ पे डिफरेंसेस हो रहा है। ठीक है, यहाँ आप Km को यहाँ ले जाओ, यहाँ ले आओ, यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे मत जाओ, ये वेलोसिटी यहाँ पे ले जाओ, तो देखो Km वैल्यू इसका हाफ, Vmax अगर हाफ टू आप यहाँ पे देख रहे हो Vmax बाई 2, Km वैल्यू इसके लिए यहाँ आएगी, इसके लिए यहाँ आएगी, इसके लिए यहाँ तक जाने में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो बढ़ रहा है ना बेटा, समझ में आ रहा है। Km वैल्यू आपको मिला कहाँ है, यहाँ पे जस्ट सपोज ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, तो 30 सबस्ट्रेट वैल्यू पे आपको Km मिला है, वैल्यू वही है, हाफ Vmax वही है, लेकिन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपको ज्यादा लग रहा है। यहाँ पे Km वैल्यू आपको नॉर्मल केस में कम सबस्ट्रेट पे मिल रहा है, फिर Km वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा। अभी हम करते हैं, कंक्लूड करेंगे तब एक बार और। तो ये वाला एग्जांपल जो आपका दिया हुआ था वही है, जस्ट यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है, नोट कर लोगे बेटर लगेगा। फिर ड्रग्स का नाम दिया हुआ है, जो वो बैक्टीरियल, क्योंकि दिया हुआ है एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी कहीं कहीं सिर्फ हिंट देता है, तो वो ड्रग्स आप लिखेंगे एसिटाजोलामाइड एंड एलोप्यूरिनॉल इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ड्रग की तरह वर्क करेगा, एंड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ ज़ैंथिक ऑक्सीडेज एंजाइम। ओके बेटा, तो जो आपका बैक्टीरियल वाला एग्जांपल दिया था ना, बैक्टीरियल वाला पॉइंट है, उसके एग्जांपल है, जस्ट नोट डाउन कर। अब कंक्लूड करते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। Inhibitor form enzyme inhibitor complex and inhibit the enzyme for acting on proper substrate. Competitive inhibition is important in that it provides evidence for lock and key hypothesis, जो कल हमने बताया था, एविडेंस हो गया, इससे लॉक एंड को ऊपर वैल्यू दिया जाता है, इंड्यूस फिट के अबव वैल्यू दी जाती है। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन हैज बीन अफेक्टेड थ्रू कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सल्फर ड्रग टारगेटेड ड्रग्स होती है, सल्फर ड्रग्स इनहिबिट करेंगी। अब ये वही ड्रग वाला फंडामेंटल है, द सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड इन बैक्टीरिया बाय कंपीटिंग विद द पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन पढ़ाई जाएगी, ठीक है, उसी का है। पैरा पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप बेंजीन पे है, एसिडिक है, तो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड होगा, तो जस्ट उसके साथ कॉम्पिटिट करते हैं। ओके, फॉर द एक्सक्लूसिव साइट ऑफ एंजाइम, तो वहां पे बैक्टीरिया की एक्टिविटी बंद और ड्रग का एक्टिविटी स्टार्ट। ओके, क्योंकि वो ड्रग है तो वो अपना काम भी करेगा। सबस्ट्रेट एनालॉग्स आर नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय द एंजाइम्स, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन एंजाइमेटिक प्रोडक्ट फॉर्मेशन उस जो सबस्ट्रेट के एनालॉजी चलना चाहिए था वो नहीं होगा, यहाँ कुछ और हो सकता। ओके, जब आप ड्रग की तरह यूज कर रहे हो तो उसके केमिकल रिएक्शन की वजह से कुछ और हो सकता है, लेकिन जो सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड करने वाला था और उसके रिस्पेक्टिव जो प्रोडक्ट बनना था वो नहीं था। क्लियर है बेटा। अब ये इंपॉर्टेंट है जो आपके एमसीक्यू के लिए ये लाइन जरूर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इंक्रीज केयर। अब उसके लिए मैंने इतना गला फाड़ लिया, चिल्ला चिल्ला के बता दिया, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग बढ़ जाएगी। सबस्ट्रेट बाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ाई तो Vmax भी तो चलता रहेगा, वेलोसिटी चलता रहेगा, हाफ Vmax आएगा, लेकिन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हो ना, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा लग रहा है तो Km वैल्यू
तो competitive inhibitor increase Km value but it has no effect on Vmax. उस particular enzymatic reaction वैसा ही चलेगा क्योंकि एंजाइम है वहां, वो खत्म नहीं हुआ है, इनहिबिटर ने ट्राई नहीं किया हुआ है। तो जब जब एंजाइम फ्री होगा और जब तक सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, जब तक है जहां की तरह वो बार बार ले जाने की कोशिश करेगा, तो सिस्टम तो Vmax तक जाएगा ही जाएगा। इज इट क्लियर? ये डायरेक्ट लाइन है जो आपको समझ में आनी चाहिए। इस पे बेसिस ग्राफ आते हैं, पहले एम्स में पूछे जाते थे, अब मर्ज हो चुका है, पूछे जाने की पॉसिबिलिटी अभी भी है, इसलिए आपका प्रिपेयर रहना चाहिए। इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन enhances the rate of reaction due to occupation, occupy करेगा of more and more active site by the substrate molecule and higher the number of collagen between the substrate molecule. ज्यादा बाइंडिंग ES कॉम्प्लेक्स की हो जाएगी कंपेरेटिव टू EI कॉम्प्लेक्स, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन चलता रहेगा। ओके बेटा, तो ये आपको जो वहां पे फंडामेंटल हमने समझाया कि एक लेवल तक ही हो सकता है, दैट इज रिलेटेड टू कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाओ लेकिन एंजाइम ऑक्यूपाइड। ओके, और अब रेट ऑफ रिएक्शन चलाते जा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, तो यहीं पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा। ये वाला Vmax आपको हो सकता है यहाँ कहीं भी इस हाइट पे, ओके, इस लेवल पे, मतलब Vmax तो यही रहेगा लेकिन लेवल ही आ जाएगा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अभी उसी ग्राफ में बात करते हैं, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल रिएक्शन का ग्राफ है जो सैचुरेशन को शो करता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज द रिलेटेड टू सैचुरेशन। अगर यही सैचुरेशन आपको हटाना है, एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ा दो, दिस ग्राफ विल बी लीनियर, बढ़ता जाए, बताया मैंने ये पहले। मिकेलिस कांस्टेंट क्या होता है? दैट इज द Km, क्योंकि इसको माइकेलिस और मेंटन ने दिया था, इसलिए हम इसको मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट बोलते हैं। Km वैल्यू आपको हायर बायोकेमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आप डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ पढ़ोगे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में, वहां पे आपको ये पढ़ाया जाए। ठीक है, मैंने पढ़ रखा है इसको एमएससी में, एमटेक में, हर जगह। इसके बहुत सारे वेरिएशन है इस ग्राफ। जब आप ड्रग्स को पढ़ते हो, जब आप एक्टिविटी को पढ़ते हो, जब आप डिफरेंट डिफरेंट एंजाइमेटिक के कांस्टेंट को निकालना की कोशिश करोगे कि उसका रेट क्यों हाई है, तो आपको ये वैल्यू वहां पे काम है, उसका बेसिक एकदम क्लियर रखो। मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट और Km इज अ मैथमेटिकल डेरिवेटिव। अभी हम देख रहे हैं मैथ ही तो है इसके पीछे कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कितना चाहिए Vmax by 2 के लिए, which indicates the substrate concentration at which the chemical reaction catalyzed by an enzyme attains half its maximum velocity. Simple आप लिख लो, Km is equal to half Vmax, यही हो गया, या Vmax by 2, एक ही बात आ गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब हर एंजाइम के लिए, हर एंजाइमेटिक सिस्टम के लिए आप सबस्ट्रेट रख रहे हो, इनहिबिटर है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हो, उसका इम्पैक्ट Km वैल्यू पे पड़ेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस कांस्टेंट was given by साइंटिस्ट के नेम है मिकेलिस एंड मेंटन, दैट्स व्हाई ये ऐसे साइंटिस्ट मुझे बहुत अच्छे लगे जो अपने नाम पे ही देख के चले गए, तो एटलीस्ट वो चीज याद नहीं करना। Km indicates affinity of an enzyme for its substrate. अब बेटा देखो, Km क्या इंडिकेट कर रहा है? Affinity of enzyme substrate binding. Km मतलब half Vmax, मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट तो बाइंड कर रहे हैं, तभी वेलोसिटी आएगी। वेलोसिटी तभी चलेगा ना जब एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड कर। अब Km वैल्यू लो है, थोड़ा सा सोचो, Km वैल्यू लो है मतलब सबस्ट्रेट कम में ही काम हो जाता है, हाफ Vmax अटेंड हो जाता है, एफिनिटी हाई हो जाएगी। इज इट क्लियर? समझ में आया? Km वैल्यू लो है तो हाई एफिनिटी होगी, एंजाइम की सबस्ट्रेट से बाइंडिंग एफिनिटी हाई है, तभी तो जल्दी से हाफ Vmax आ गया ना। तो सिस्टम का Vmax है, हाफ Vmax के लिए आपको सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा देना पड़ेगा, इसका मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में बाइंडिंग एफिनिटी कम है, तो Km की वैल्यू हाई, एफिनिटी लो, Km हाई, एफिनिटी लो। अभी लिखा हुआ है, आगे पुट करने की जरूरत है, समझो। एफिनिटी लो, Km की वैल्यू लो, एफिनिटी हाई। ओके बेटा, क्लियर है? अब एक बचता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये एक जहर की तरह है, ये एक पॉइजन की तरह है जो जगह नहीं ले रहा है, तो खत्म कर देगा एंजाइम।
तो रेट ऑफ रिएक्शन पे ऑलवेज अफेक्ट पड़ेगा, वी मैक्स से अफेक्ट पड़ेगा। अब कितने एंजाइम अभी जिंदा बचे हैं उसके हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन चलता रहे, लेकिन जो डिस्ट्रॉय हो रहा है मतलब जिससे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ने बाइंड कर रखा है वो तो खत्म होते जाए, एंजाइम कंसंट्रेशन कम होता जाए। इज इट क्लियर? एफिनिटी कम होगी, यहाँ पे Vmax से फर्क पड़ेगा, Km पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबस्ट्रेट को बढ़ाने की जरूरत ही नहीं, सबस्ट्रेट है, एंजाइम कम होता जा रहा है तो उसमें काम चल रहा है। इज इट क्लियर? सम इनहिबिटर्स पॉइजन्स की तरह बिहेव करेंगे, डू नॉट कम्पीट फॉर एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम, जैसे अभी वहां पे पढ़ा था ना रेसिन, तो रेसिन वगैरह की अगर एक्टिविटी टॉक्सिन एक्टिविटी देखनी हो तो उसको बॉडी में लेते ही वो टॉक्सिसिटी पॉइजनस है। ओके, सेकेंडरी मेटाबोलाइट में रेसिन का नाम है, देखने लगे ऐसे पता नहीं क्या बोलते। Do not compete for active sites of enzyme but destroy the structure of enzyme. As a result, the physical structure of enzyme is altered. अब वो substrate से bind नहीं कर पाए. This fails to form enzyme substrate complex and reaction fail to occur. This inhibition is irreversible. कि enzyme खत्म, काम खत्म, कोई reversible नहीं होगा यार। EI में क्या था? EI बनने के बाद EI अलग हो जा रहे हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड कर सकता था, दैट्स व्हाई वहां पे Vmax अचीव होगा, भले ही टाइम लगेगा। रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, ये सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन रिएक्शन चल रहा था क्योंकि एंजाइम था। यहाँ पे क्या है, एंजाइम खत्म हो रहा है, तो जैसे जैसे एंजाइम खत्म होगा एंजाइमेटिक कंसंट्रेशन लो होता जाएगा। ठीक है बेटा, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा, सबस्ट्रेट कांट एंटर, कॉम्पिटिटिव में कंपटीशन किया, सबस्ट्रेट कांट एंटर है क्योंकि अभी इनहिबिटर है, लेकिन ये अगर जब ये रिमूव हो जाएगा और ये ई फ्री हो जाएगा तो देन प्रोबेबिलिटी इसकी है कि ये यहाँ पे एंटर कर सकता है। इसने क्या किया, इसने एंजाइम के कंफर्मेशन को ही चेंज कर दिया, इसने उस ग्रुप को ही हटा दिया जिससे वो सबस्ट्रेट बाइंड कर सकते। इज इट क्लियर? तो दिस इज इरिवर्सिबल, दिस इज रिवर्सिबल। इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा, आपने देखा होगा कई सारी मूवीज में ऐसा भी देखा होगा कि कोई आतंकवादी या कोई पकड़ाया टेररिस्ट, वो तुरंत कुछ टैबलेट या कैप्सूल निकाल के उसको तुरंत इनटेक कर लेता, दैट इज नथिंग, दैट इज साइनाइड। और साइनाइड सबसे फास्ट पॉइजन है, आज तक किसी ने साइनाइड का टेस्ट बताने के लिए भी जिंदा नहीं रहा, मतलब दिस इज द एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट एक्चुअल में लोगों को मारते हैं कि साइनाइड का टेस्ट पता चले, किसको, जो लास्ट स्टेज में, जो खुद साइन करके आएंगे कि हाँ हम इसके लिए अलाउ कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ट्रायल के लिए यूज किया जाता है कि साइनाइड का टेस्ट पता चले, लेकिन ये इतना क्विक रिएक्शन करता है कि बंदा बोल भी नहीं पाएगा और डेथ हो। तो वही कैसे इनिबिट किया उसने जाके, अब ये है सेलुलर रेस्पिरेशन से रिलेटेड, साइटोक्रोम ट्रांसपोर्ट, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पढ़ाएंगे जैसे वहां सक्सेनिक का था, दिस इज रिलेटेड टू सेलुलर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन जो बनती है आपका, उससे रिलेटेड है बेटा, वहां पे बात करेंगे, जस्ट आप नोट डाउन कर लें। तो साइनाइड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, दिस इज एंजाइम, ओके, एसेंशियल फॉर ऑल मैमेलियन सेल परफॉर्म रेस्पिरेशन। अब इतना एसेंशियल, सबसे सबसे वाइटलिटी क्या है, हमारा ब्रीदिंग और हमारा हार्ट बीट। एक बार तो ब्रेन डेड इंसान भी जिंदा रहता है कोमा में, लेकिन हार्ट रुक गया या ब्रीदिंग रुक गई कोई चांस। ओके, तो ये हो गया रेस्पिरेटरी रेट, तो रेस्पिरेशन को क्योंकि ये इंटरप्ट करता है, दैट्स व्हाई ये एकदम तुरंत बंदे की डेथ हो, हैज नो सिमिलरिटी विद द सबस्ट्रेट और साइटोक्रोम, ना इसका सबस्ट्रेट से सिमिलरिटी है ना इसका साइटोक्रोम से सिमिलरिटी है, बस ये आगे क्या किया, उसको बर्बाद कर। ओके, तो इस तरीके का, क्योंकि वो सिस्टम में आया तो सिस्टम में Vmax को तो अफेक्ट पड़ेगा, इसलिए ये इनहिबिटरी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वाले पैरामीटर में आता है। अब नॉन कॉम्पिटिटिव में आप देखो बेटा, Vmax नीचे आ गया, यहाँ पे Vmax में फर्क नहीं पड़ा, Km वैल्यू में फर्क पड़ा, डिफरेंट Km, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपको हाई करना पड़ा, यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चल रहा है बेटा, Km भी मिल गया, वो भी चल रहा, हाफ रेट आ गया, सैचुरेशन भी आ गया, लेकिन Vmax कम हो गया, इससे ज्यादा वेलोसिटी जा ही नहीं सकती क्योंकि एंजाइम्स कम हो गए। ओके, क्लियर है सबको? इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल है, डीईपी डायरेक्ट पूछा गया है, हाइड्रोएसिटामाइड पूछा गया है, ये सब आ चुके हैं।
एग्जाम्पल आए हुए हैं तो आपको ये ध्यान में रखना। डाइआइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट inhibits the enzyme capable of catalyzing hydrolysis of esters and peptide linkage। आप ये दोनों लिंकेज पढ़ चुके हो, पता है आपको कि कितना इंपॉर्टेंट है। अगर इनका बनना रुकेगा मतलब बहुत बड़ी प्रोसेस है, और बड़ी प्रोसेस को इंटरप्ट किया जा रहा है तो सेल डैमेज, टिश्यू डैमेज, ऑर्गन डैमेज, इंसान डैमेज। ओके, इसलिए नॉन कॉम्पिटिटिव वाले एंजाइम इनहिबिटर आपको याद है। आइडोएसिटामाइड, अब ये यहाँ पे एसिटाइल कोलिन, स्टेरेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, जैसे जैसे आपको आएगा ना बेटा क्लियर हो जाए। जस्ट आप एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स में अपने एंटर करो। आइडोएसिटामाइड, ये भी एग्जांपल है, इनहिबिट्स एंजाइम्स व्हिच हैव सल्फाहाइड्रेट और इमिडाजोल ग्रुप। केमिकल ग्रुप होते हैं, साइड चेन में होंगे, साइड ग्रुप है, उनको इनहिबिट करते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी की जरूरत ही नहीं, वो जस्ट वहां पे बाइंड किया और डिस्ट्रॉय किया, तो यहाँ कोई सिमिलरिटी वाली बात ही हम नहीं कर। Non-competitive inhibitors decrease the Vmax of enzyme, but they have no effect on Km. Okay? बस होता नहीं। चलो। Km values differ from substrate to substrate because enzymes differ in their affinity towards different substrate। समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट लाइन है। A high Km indicates low affinity, a low Km indicates strong affinity। कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में आप Vmax पा गए हो या हाफ Vmax पा गए हो तो आपकी ऑब्वियसली एंजाइम की सबस्ट्रेट से एफिनिटी ज्यादा है, Km की वैल्यू हाई करनी पड़ेगी, मतलब एफिनिटी कम। ओके बेटा, चलो लेक्चर टाइम ओवर हो जाएगा, तुम लोग रिज्वाइन मत करना, कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको?